बाबूजी, अगर आपको रोटी खानी थी तो आपको पहले बोलना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जब जिसका जो जी चाहा खा लिया। गिनकर बनती हैं रोटियाँ। ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटी तैयार मिलेगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटी। आज मैं किसी तरह चावल खा लूँगी और क्या। बोलकर तमक कर उठी अंजना और 2 रोटियां अशोक जी के प्लेट में बड़ी ही उपेक्षा से रखा और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकालकर अपने प्लेट में रखने लगी। अशोक जी अपनी बहू का यह रूप देखकर एकदम अवाक रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, अंजना का ऐसा विद्रूप व्यवहार देखकर चौंक तो रमा जी भी गई थी, पर उनसे पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बोल पड़ी। बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटी क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दीजिए माँ जी, ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियाँ? आप दोनों एक जैसे हैं। अब चलिए खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। उन्हें भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद नहीं थी और वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी को लेकर नहीं है, बल्कि अब बहू बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मुन्ना थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे राजीव की तरफ देखा, जिसे वह प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते थे, कि शायद वह अपनी पत्नी की बात का विरोध करते हुए कहेगा, भला ऐसे कैसे तुम अम्मा और बाऊजी से बात कर रही हो? लेकिन जब उन्होंने देखा उनका बेटा सिर झुकाए चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में रख रहा है, तब वह समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उठ चुका है। अब सम्मान की रोटी यहाँ हरगिज नसीब नहीं होगी। चुपचाप दोनों अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटी के टुकड़े निगल गए। अशोक जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल में भिगोकर निगल गए। अगर जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर सुनने को मिलता कि खाना बर्बाद कर रहे हैं। इधर पति के अपमान से और बेटे की चुप्पी से रमा जी की आंखों से आंसू इस तरह बह जा रहे थे कि रोटी कुछ ज़्यादा ही नमकीन लग रही थी। लेकिन उन्होंने भी बिना एक भी आवाज़ किए किसी तरह थाली का खाना ख़त्म किया। खाना ख़त्म करके दोनों जब अपने कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें पहली बार देखने के लिए नहीं मिली थी, पर खाने को लेकर इतना अपमान इसके पहले नहीं हुआ था। लगभग पिछले 2 महीने से मुन्ना और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू तो सास से उलझने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। आज रविवार होने की वजह से पूरा परिवार साथ में लंच कर रहा था। नोनू और सोनू पहले ही खाकर टीवी देखने में लग गए थे। वैसे तो दोपहर में अशोक जी आदतन चावल ही खाते थे। आज बहू ने पनीर बनाया था और पनीर उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था, अतः बहू से रोटी मांग बैठे तो यूं लगा जैसे तूफान आ गया हो। बहू का वो रौद्र रूप, वो आंखें तैर कर हाथ नचाना सब याद करके अशोक जी और रमा जी किंकर्तव्य विमूढ़ सा महसूस कर रहे थे। इस बात को दिल से मत लगाओ दुल्हन, बहू थक गई होगी। फिर मैंने भी खामखा रोटी मांगकर उसे परेशान कर दिया था। जब रमा जी ब्याह कर आई तब अशोक जी का बड़ा सा संयुक्त परिवार हुआ करता था। 3 सास और एक पर सास घर में सबकी लाडली बहू थी। गुलगोथनी सी प्यारी भोली भाली रमा जी सब उन्हें दुल्हन कहकर बुलाती, तो जाने कब सबकी सुना सुनी अशोक जी भी अपनी पत्नी रमा को दुल्हन कहकर बुलाने लगे थे
और आज जबकि खुद रमा जी 2 बहुओं की सास थी, फिर भी अशोक जी उन्हें दुल्हन छोड़कर और कुछ बुला नहीं पाए। पति के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द सुनने थे कि रमा जी के अब तक जतन से रोके हुए आंसू निकल पड़े। रोते हुए मुंह साड़ी के आंचल से दबा दिया ताकि रोने की आवाज कमरे से बाहर ना जाए। अशोक जी उनकी पीठ सहलाते रहे। थोड़ी देर बाद जब रमा जी कुछ संयत हुई तो बोल पड़ी, आप अब चलिए यहाँ से, इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे वह रोटी खाई कैसे गई। तब बेहद निराश होकर बोले अशोक जी, यह सोचकर खा लेता हूँ दुल्हन कि भले ही खाना बहू ने बनाया हो, पर कमाई तो मेरे बेटे की है ना। बोलते हुए आंखें छलक आई थी अशोक जी की, जिसे रमा जी ने आगे बढ़कर अपने आंचल से पोंछ दिया था। सच, बुढ़ापा इंसान को कितना मजबूर बना देता है। जब शरीर की शक्ति छीन होती है तो अपमान का गरल भी पीना पड़ता है। आज रमा जी को याद आ रहा था जो उनकी बहन ने कहा था कि दीदी, कुछ भी हो जाए पर अपना घर बेटा बहू के नाम मत करना। पर अब तो भावुकता में उनसे गलती हो गई थी। अब क्या हो सकता था। दरअसल अशोक जी और रमा जी के 2 बेटे थे, बड़ा राजीव यानी मुन्ना और छोटा संजीव। राजीव हमेशा से माँ का लाडला रहा था। बड़ी मिन्नतों के बाद जन्मी अपनी पहली संतान को प्यार करते हुए रमा जी ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, इसलिए राजीव का स्वार्थी स्वभाव और खुदगर्जी उन्हें नहीं दिखती थी। संजीव राजीव के मुकाबले पढ़ाई में उतना ज़हीन नहीं था, पर अनुशासित था। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, राजीव उद्दंड होता गया और संजीव अपने लक्ष्य को समर्पित होने लगा। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और संजीव इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया, तो फिर वहीं की लड़की के साथ ब्याह कर वहीं का होकर रह गया था। उसने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था, पर उसने शादी एक भारतीय मूल की लड़की लीजा से कर ली, जिसके पिता अमेरिका में ही बस गए थे। वैसे तो उससे माता पिता को कोई खास नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उन्हें संजीव से कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो सारी उम्मीद अपने बड़े बेटे राजीव से लगा रखी थी। अशोक जी ने अपने सर्विस काल में सारी जमा पूंजी लगाकर मकान बनवाया था। 4 साल पहले रेलवे की सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे अशोक जी, और दोनों पति पत्नी चितरंजन में आराम से रह रहे थे। मुन्ना एक प्राइवेट फर्म में था और बेंगलोर में नौकरी कर रहा था। वह पत्नी सहित दोनों बेटों सोनू और नोनू के साथ रह रहा था। अब उन्हें वहां अपना फ्लैट लेना था और पैसे कम पड़ रहे थे। इसके अलावा उसके दिमाग में मकान को अकेले हड़पने की योजना भी चल रही थी। छोटे बेटे संजीव ने विदेशी लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए माता पिता दोनों उससे तो नाराज थे ही, सो इसी का फायदा उठाया राजीव ने। राजीव के सास ससुर भी उसी की कमाई पर पल रहे थे और उनके साथ ही रहते थे। अब अशोक जी और रमा जी के आ जाने से उन्हें राजीव ने अलग एक किराए के घर में रखवा दिया था। इसलिए भी अंजना को सास ससुर इतना ज़्यादा खटक रहे थे। अब बड़ा सा घर हड़पना था तो उन्हें तिकड़म भी बड़ी लगानी पड़ रही थी। इसके लिए संजीव की हिस्सेदारी घर पर ख़त्म करनी जरूरी थी। राजीव और अंजना ने यह कहकर कि संजीव ने तो लीजा से लव मैरिज कर ली है और विदेशों में शादियां तो टिकती नहीं, तो अगर उनका तलाक हुआ और माता पिता ने घर और जायदाद का बंटवारा किया तो एक हिस्सा लीजा को भी मिलेगा और इस तरह मेहनत से बनाया हुआ घर किसी और के हाथ चला जाएगा। फिर अपनी माँ की भावनाओं को उकसाते हुए मुन्ना बोला,
सोचो माँ, जिस घर में आप ठाकुर जी की पूजा करते हो, वहाँ विदेशी मांस खाकर अपवित्र कर देंगे। सुनकर तिलमिला गई रमा जी और किसी तरह अशोक जी को जोर दिलाकर घर राजीव के नाम लिखवा दिया। तब तो बेटा बहू इतना मीठा बोलते और इतना मान सत्कार और आदर देते कि रमा जी और अशोक जी एकदम गदगद हो गए। और अब जब अशोक जी उनकी बातों में आकर अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ आकर बेंगलोर में रहने चले आए, तब कुछ ही दिनों में वो लोग अपनी असलियत पर उतर आए थे। इधर अशोक जी और रमा जी से अब अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उस घर और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई संपत्ति तो नहीं थी उनके पास। घर तो मुन्ना अपने नाम लिखवा चुका था। पेंशन का अधिकांश रकम घर के राशन पर खर्च हो जाता था। बहू की तिढ़ाई तो इतनी थी कि मुन्ना के ऑफिस जाते ही घर के बढ़े हुए खर्चे का रोना लेकर बैठ जाती और जब तब अशोक जी को बाजार से सामान लाने भेज देती। उन्हें पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बहू उन्हें यह याद दिलाना नहीं भूलती थी कि उन दोनों के आने से घर का खर्चा भी बढ़ गया था और अशोक जी को पेंशन तो मिलती ही है। कुल मिलाकर दूध सब्जी का खर्च तो अशोक जी उठा ही रहे थे। अब कभी कभी राशन भी लाना पड़ जाता था। दोनों पति पत्नी सज्जन थे और उनके पैसे बेटा बहू और बच्चों पर खर्च हो रहा था, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पर ऐसे में पेंशन की सारी रकम कमोबेश राशन पर ही खर्च हो रही थी। हाँ, इतना गनीमत था कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे, इसलिए मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई थी, वरना इस महंगाई में हारी बीमारी में दवा दारू का खर्च चलना मुश्किल हो जाता। आज अशोक जी को अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे मुन्ना की बात मानकर अपना मकान क्यों उसके नाम कर दिया। इन दिनों अशोक जी अक्सर सोचा करते कि कम से कम घर अपना होता तो सिर पर एक इज्जत की छत तो होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर वह कभी भी किसी और के घर में नहीं रहते। अब जो व्यवहार मुन्ना और बहू उनके साथ कर रहे थे, तो इस घर और घर के लोगों को अपना तो नहीं ही कहा जा सकता था। आहा, कितना सुंदर हवादार घर था वो। बड़ा सा अहाता उस घर की खूबसूरती को और बढ़ा देता था। बचपन में दोनों बच्चे टायर लगाकर बड़े पेड़ से टांग दिया करते और झूलकर बहुत खुश होते। समय के साथ लोग फ्लैट में रहने लगे थे, पर अशोक जी को वह हवादार घर बहुत प्रिय था, जो अब मुन्ना अपने नाम कराकर जल्दी से किसी थर्ड पार्टी को बेच भी दिया था। कदाचित उसके मन में ये बात आई होगी कि अगर घर किसी को बेचा नहीं तो कल को संजीव उस पर अपना हक जमा सकता है। तब तो इतना प्यार दिखा रहे थे मुन्ना और बहू कि अशोक जी को लगा कि वह कितने किस्मत वाले हैं जो उन्हें इतने अच्छे बेटा और बहू मिले हैं। लेकिन घर उनके नाम करते ही लगभग 2-3 महीनों के अंदर ही दोनों के साथ खराब व्यवहार करना शुरू हो गया था। सच कहते हैं लोग कि सबसे पहले इंसान अपना रंग बदलता है, गिरगिट तो यूं ही बदनाम है। आज जीवन संध्या में दोनों अपने सोने मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा। पर वो कहते हैं ना कि हर परेशानी का हल होता है। एक दिन छोटे बेटे संजीव का फोन आया तो दोनों संजोग से पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों निकल आए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा सूजा हुआ रहता था। तो मुन्ना ने खुद कहा था कि अम्मा बाबूजी, आप लोग हमेशा घर में मत पड़े रहिए, बल्कि कभी कभी बाहर पार्क वार्क में भी घूम आया कीजिए, इससे थोड़ा अंजना को सुकून मिल जाएगा। वैसे भी दोनों जब घर पर होते थे तो बेटा बहू दोनों की कड़ी नज़र रहती थी कि वह किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं।
इसलिए जब घर में किसी का फोन आता था तो वह नहीं लेते थे। आज दोनों पार्क में निकल तो आए तो खुली हवा में थोड़ी देर को अपना अपमान भूल बैठे थे। आखिर सरल हृदय जो थे। आज संजोग अच्छा था जो संजीव का फोन आया और अशोक जी ने सामान्य बातचीत के बाद फोन रमा जी को पकड़ा दिया था। रमा जी ने रोते बिलखते हुए राजीव की सारी कारस्तानी संजीव को बता दी। सुनकर संजीव स्तब्ध रह गया और जल्दी आने का आश्वासन देते हुए बोला, एक खुशखबरी है कि लीजा माँ बनने वाली है। सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। संजीव जब आया तो माँ पिताजी की दयनीय हालत देखकर उसे सारी परिस्थिति समझने में देर नहीं लगी। संजीव जान गया था कि यह सब भैया भाभी ने बाबूजी का मकान हड़पने और संजीव का हक मारने के लिए किया है। चूंकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी ठीक नहीं था, इसलिए वह उनके घर में भी नहीं ठहरा और होटल में ही रुका था। अब आगे की लड़ाई आसान तो बिल्कुल नहीं थी। छोटा बेटा माता पिता की तकलीफ देख नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि भैया भाभी के घर अपने माँ पिताजी से ढंग से बात तक करने को तरस गया था। माँ अपनी डबडबाई आंखों और कांपते होठों से बहुत कुछ कहना चाहती, पर भाभी हमेशा अपना कान उधर ही लगाए रहती कि कहीं संजीव माँ पिताजी के कान तो नहीं भर रहा। इसके अलावा संजीव ने जब यह चाहा कि जिस होटल में वह रुका है माँ पापा को वहां ले जाए, उन्हें बाजार घुमा लाए, कुछ शॉपिंग करा दे, तो इसकी अनुमति भी भैया भाभी ने यह कहकर नहीं दिया कि अब इनकी उम्र हो गई है, बाहर का कुछ खाएंगे पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि संजीव और माँ बाबूजी तीनों यह समझ रहे थे कि इस बात में कोई दम नहीं है। बस राजीव और अंजना चाहते थे कि माँ और पिताजी किसी से बात ना करें। अब संजीव बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका था। उसे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट खिला हुआ देखने का एक ही उपाय समझ में आया कि किसी तरह उनका वह घर खरीद कर दे दे। सो उसने अपनी जमा पूंजी की मोटी रकम दोबारा उस मकान को खरीदने में लगा दी। बचपन से संजीव यही देखता आया था कि माँ पिताजी अपना सारा प्यार राजीव पर ही लुटाते आए थे। माँ तो राजीव भैया के इतने करीब थी कि कई बार वह संजीव के साथ पक्षपात पूर्ण भरा रवैया भी अपना लेती थी। राजीव से दबकर ही संजीव बड़ा हुआ था। कहते हैं कि पुत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। वैसे ही बचपन में भी कई बार राजीव के स्वार्थी स्वभाव का पता चल जाता था, जिसे रमा जी की ममता ढक देती थी। संजीव इसी भेदभाव को झेलकर बड़ा हुआ था। वही इस उम्र में जाकर जब माँ पिताजी को जब राजीव की असलियत पता चली, तब उन्होंने संजीव पर भरोसा और उम्मीद करना शुरू किया। अब कहीं जाकर संजीव को अपने माता पिता का पूरा प्यार मिला और उसे जब राजीव भैया के कारनामे और स्वार्थ के बारे में पता चला तो उसका मन उनके लिए सहानुभूति से भर गया। अपने देश से बाहर जाकर संजीव और भी संवेदनशील हो चुका था, यहाँ तक कि रिश्तों की क्या अहमियत है एवं माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, यह सब बातें संजीव अब समझने लगा था। इसलिए अशोक जी और रमा जी के लिए उसका प्यार और बढ़ गया था। इसलिए उसके लिए अब अपने माता पिता की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं था। अब के संजीव दिवाली की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए आया तो लीजा और बच्चों को साथ लेकर आया। पहले की तरह होटल में ही ठहरा वो। सबसे पहले उसने भैया भाभी से माँ पिताजी को कुछ दिन के लिए अपने पास ले जाने की अनुमति मांगने गया तो भाभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता आप इन्हें कहाँ लेकर जा रही हो, ध्यान रखना इनका।
वैसे ये दोनों इतने चालाक और कामचोर हैं कि कोई भी इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता है। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाएं। संजीव चाहता तो भाभी की बात का बहुत करारा जवाब दे सकता था, पर इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी उनका सामान पैक किया और अपने साथ टैक्सी में बैठा लिया। जब रमा जी और अशोक जी घर से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त मुन्ना तो ऑफिस से नहीं आया था और बहू ने जानबूझकर रसोई में मसाला कूटने का काम ले लिया था ताकि अंजना को बाहर आकर उन्हें विदा ना करना पड़े। अंजना अपने आप में इतनी मगरूर थी कि वह चाहती थी कि माता पिता को देखने कोई रिश्तेदार भी ना जाए और वह उन्हें अपने पास रहकर ही सताए। खैर, वह अभी खुश थी कि कुछ दिनों के लिए तो किसी तरह वृद्ध माता पिता से छुट्टी तो मिली। ऊपर से अंजना बोली, ले जाइए इन दोनों को संजीव भैया, कुछ दिन इन्हें ले जाइए अपने साथ, रखेंगे तब पता चलेगा कि बूढ़ों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। कुछ दिन बाद आप तो विदेश चले जाएंगे, फिर तो इन्हें हमारे ही सिर पर पटक कर जाएंगे। वृद्धों के साथ रहना इतना भी आसान नहीं, और यहाँ तो दो दो हैं और दोनों ही एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर संजीव का तो खून खौल गया। उसका तो मन किया कि वही भाभी को खरी खोटी सुनाए, पर राजीव ने अपनी पत्नी का मुंह चुप करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वह बगले झांक रहा था। उस दिन छोटी दिवाली थी, इसलिए सोनू और नोनू घर में ही थे और दादा दादी के जाने का नाम सुनकर दोनों बच्चे दादा दादी से लिपट गए थे, यह कहते हुए कि दादा दादी आप दोनों कहाँ जा रहे हो? चाचू आप दादा दादी को कहाँ लेकर जा रहे हो? बच्चों की बातों से एक पल को तो रमा और अशोक जी का मन पिघलने को ही था कि अगले ही पल बेटे बहू का प्रतिदिन का अपमान याद आ गया और वह हट कदमों से छोटे बेटे के साथ बाहर निकल आए। संजीव कुछ नहीं कह रहा था, पूरे रास्ते वह चुपचाप था। जब गाड़ी स्टेशन की तरफ मुड़ी तब रमा जी से नहीं रहा गया। बेटा, तू हमें कहाँ ले जा रहा है? तो संजीव ने मुस्कुरा कर कहा, माँ हम घर जा रहे हैं। और अशोक जी की ओर मुखातिब होकर बोला, बाबूजी मैंने हम तीनों का चितरंजन का टिकट करवाया है, हम वहीं जा रहे हैं। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। जो भी हो, अशोक जी व रमा जी को तो इस बात का बिल्कुल शक भी नहीं हुआ कि संजीव उन्हें वह मकान दिलवाएगा। उन्होंने सोचा कि शायद संजीव उन्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां उन्होंने जिंदगी के इतने खूबसूरत साल गुजारे थे। बहरहाल चितरंजन पहुंचकर संजीव ने सीधे अमलादही के लिए जब टैक्सी किया तब रमा जी ने पूछा, संजू तू अपनी कॉलोनी में क्यों लिए जा रहा है? किसी के घर कोई शुभ समारोह है क्या? संजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर माँ। टैक्सी जब घर के सामने पहुंची तब संजीव ने दोनों को सहारा देकर उतारा और अशोक जी के हाथ में घर की चाबी देकर बोला, बाबूजी लीजिए घर की चाबी और खोलिए घर का गेट, और अब इस घर से आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। मैंने यह घर खरीद लिया है। यह कहते हुए संजीव माँ का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद सारा सामान अंदर रखकर जब संजीव और अशोक जी ने रमा जी को ढूंढा तो एक बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखाई दिया। रमा जी घर की हर कोने को, हर दरवाजे खिड़की को पकड़कर लिपटकर ऐसे रो रही थी जैसे कोई माँ अपने बिछड़े बच्चे को पकड़कर रोती है, और थोड़ी देर में बच्चों की तरह खुश होकर बोली, अरे संजीव तूने तो मेरे ठाकुर जी को भी बुला लिया है और चाय का सामान भी है, वाह क्या बात है। अशोक जी चाय के शौकीन थे सो बोल पड़े। कुछ देर बाद संजीव लीजा और बच्चों को भी ले आया। लीजा अपनी मामी के घर ठहरी थी जो इंडिया में ही रहते थे।
चितरंजन के समीप आसनसोल में लीजा के मामा का घर था। आज सब इकट्ठे हुए थे और अशोक जी व रमा जी अपनी छोटी बहू और पोते से मिलकर गदगद हो गए थे। और आज घर में जो खाना बना वह बहुत स्वादिष्ट था, उसमें किसी का अपमान जो नहीं छुपा था। और आज रोटियां गिनकर नहीं बनी थी, क्योंकि इस घर में कभी भी रोटियां गिनकर नहीं बनती थी। एक बेटे ने आगे बढ़कर माँ पिताजी को स्वाभिमान की जिंदगी दी थी। और आज रमा जी और अशोक जी सोच रहे थे कि जैसी सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही सारे बच्चों के संस्कार एक जैसे नहीं होते। जहाँ राजीव जैसा स्वार्थी और मतलबी बेटा है, वही संजीव जैसा बेटा भी उन्होंने ही जना है। मान सम्मान से बढ़कर और क्या हो सकता है भला। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।